अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के लिए शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू। ये मैंने फर्स्ट ए ग्रुप लिया एग्जांपल के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनका एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। अब हमने काउंट करना है, आपको एग्जाम में आया कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट काउंट करो, कि जो उसका वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है। तो आप पहले क्या करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आप जब सिंपली कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप 1:2:2p6 आफ्बो प्रिंसिपल से लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आफ्बो प्रिंसिपल से लिखने के बाद उसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे यही बात इंपॉर्टेंट है कि आफ्बो से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर इसको रीशफल करो कि एक शेल के सारे जो सब शेल्स हैं वो एक साथ आए, और फिर उसमें आप ग्रुप बनाएंगे NS NP एक साथ, ND और NF एक साथ। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1:2:1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2p6 3s1, पोटेशियम का 1:2:2p6 3s2 4s1। अब रुबिडियम का क्या होता है 1:2:2p6 3s2 3d10 मैंने आगे लिख दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली आप क्या करते हो 4s2 के बाद 3d10 लिखते हो। अब आप उस कॉन्फ़िगरेशन को रीशफल करेंगे और 3d को अंदर लिखेंगे, क्योंकि पहले एक साथ लिखेंगे 3 वाले सब, फिर 4s 4p6 और 5s1। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये इसका 1:2:2p6 3s2 3d10 4s2 और 4d10 5s2 6s1। और सेम वे में मैं फ्रांसियम का लिख सकती हूँ। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। इसका मतलब एग्जाम में वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है आपसे। अब आप क्या करेंगे, जब ये खुद आउटर मोस्ट में है, क्या इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो इसका मतलब जो हमने 2 फॉर्मूले पिछले स्टेप्स में काउंट किए थे कि अगर हमें NS NP के लिए काउंट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर ND NF के लिए काउंट करना है शील्डिंग इफेक्ट तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, S की। तो मैं कौन सा फॉर्मूला इम्प्लाई करूंगी, ये वाला फॉर्मूला इम्प्लाई करूंगी। अब इसमें आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे 1। नहीं, ये तो हमारा कंसर्न है, इसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनकी बात करेंगे। क्या इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो इसका मतलब आउटर वाला स्टेप इस पे नहीं लगेगा। सिमिलरली इन सब में आप क्या देख रहे हो कि जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसके अलावा उस ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप किसी में भी लगने वाला नहीं है। अब पेनल्टीमेट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से। तो आप पेनल्टीमेट सेलेक्ट करने से पहले इसके ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे होगा, ये 1:1 ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये 1 का है, ये 2s है। इसका 1:1 ग्रुप 2:2p6 दूसरा, फिर 3s। पोटेशियम के लिए 1:2 फिर 2:2p6 एक साथ आएंगे, और 2d तो होता ही नहीं है, नहीं तो मैं उसका भी एक अलग ग्रुप बनाती। फिर 3:3p6 और 3d में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा 4s। लेकिन देखो रुबिडियम में क्या होगा 1:2:2p6 3:3p6 3d10 3d10 का अलग ग्रुप है, 4:4p6 का अलग ग्रुप है, फिर 5s। सिमिलरली इसके अंदर हम देखते हैं 1:2:2p6 3:3p6 3d10 4:4p6 4d10 5:5p6 एंड 6s1। ये ग्रुप्स बना लिए। तो वैलेंस के जो ठीक अंदर है वो क्या होता है पेनल्टीमेट। तो देखो इसके अंदर क्या है, जस्ट लेफ्ट साइड पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी अंदर क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 8, इसमें भी 8, लेकिन इसमें 8 नहीं है। इसमें कितने हैं 2। तो मैं इसके केस में 2 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे 0.85 से, जबकि इन सब में मैं क्या करूंगी 8 को मल्टीप्लाई करूंगी। ये देखो मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया 0.85 से, 8 को 0.85 से, 8 को 0.85 से, और 8 को किससे किया 0.85। फ्रांसियम में भी क्या होता है कि अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल इनकी तरह, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 0.85 से। तो ये आपने देखा सब में ये फैक्टर कॉमन है। अब हम देखेंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इनर
इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके नंबर को 1.0 से। तो देखो ये तो पेनल्टीमेट था, इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, तो इसमें तो नेक्स्ट स्टेप लगेगा ही नहीं। लेकिन सोडियम के केस में इसको हमने 8 से किया, इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है 2, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से और उसको ऐड कर दूंगी 8 इंटू 0.85 से। नेक्स्ट पोटेशियम की बात करें तो ये 8 तो क्या थे पेनल्टीमेट, लेकिन ये 10 क्या है इनर, तो मैं 10 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से। सिमिलरली रुबिडियम में बात करो 8 पेनल्टीमेट थे और ये इनर शेल्स में कितने हैं 28, तो मैंने 28 को मल्टीप्लाई किया 1 से। नेक्स्ट अगर हम सीजियम की बात करें तो 8 पेनल्टीमेट है और इनर शेल्स में कितने हैं 46, तो मैंने 46 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। और अगर फ्रांसियम को देखेंगे तो इसमें 78 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इनर, तो मैं 78 इंटू 1 करके उसको क्या करूंगी 8 इंटू 0.85 से ऐड कर दूंगी, तो आई विल गेट 84.80। तो अब मैं अगर इनका सबका शील्डिंग इफेक्ट काउंट करूं तो इसका शील्डिंग इफेक्ट कितना आएगा 1.7, जबकि इन दोनों को जोड़ के शील्डिंग इफेक्ट कितना आता है 8.8 और इन दोनों को जोड़ के शील्डिंग इफेक्ट आता है 16.8 और सीजियम के केस में 34.8, रुबिडियम के केस में, सीजियम के केस में आता है 52.8 और फ्रांसियम के केस में आता है 84.80। अब देखो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर आपसे शील्डिंग इफेक्ट पूछा गया है तो आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, आपने शील्डिंग इफेक्ट काउंट करके बता देना है कि इतना शील्डिंग इफेक्ट है। लेकिन वो कई बार आपसे पूछता है शील्डिंग इफेक्ट की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन मिल रहा है इफेक्टिवली, उसको काउंट करने के लिए जो हमारी स्लेटर्स इक्वेशन होती है वो क्या होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगी, ध्यान दो कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था 3 और शील्डिंग इफेक्ट कितना था 1.7, तो आई विल गेट 1.3। तो इट मीन्स की जो इसका इलेक्ट्रॉन है लिथियम का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन मिल रहा है 1.3 का। लेकिन सोडियम की बात करें तो 11 माइनस 8.8 तो कितना है 2.2। फिर पोटेशियम की बात करें तो 19 माइनस 6.8 और इसके बाद हम रुबिडियम की बात करें तो 37.34.8 तो आपको मिल गया 2.2 और सीजियम में आपको मिलेगा 55 माइनस 52.8 2.2 और फ्रांसियम में इसकी वैल्यू अगेन 2.2। तो यहाँ देखो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है लिथियम के अलावा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इनका कितना ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, कितने ही इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है सेम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि इट अफेक्ट्स अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। जैसे आप आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब काउंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, उसको रिमूव करना आसान होगा, या कमिंग इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्शन मिल रहा है उससे आप उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हो, या इसका शेयर्ड पेयर पे कितना अट्रैक्शन रहेगा उससे आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी काउंट करते हो। तो जो जेड इफेक्टिव की वैल्यूज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में जो ओनली फैक्टर होता है वो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की ये किसके लिए की मैंने फर्स्ट ए के लिए, लेकिन अगर मुझे सेकंड ए के लिए मींस बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के लिए मुझे काउंट करना है, हाउ विल आई काउंट। अब अगर मुझे सेकंड ए ग्रुप के लिए काउंट करना है शील्डिंग इफेक्ट, हाउ विल आई काउंट। देखो ये मेरा सेकंड ए ग्रुप है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 4 12 20 38 56 88। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ओनली देन इट विल बी ऑन योर टिप्स, आप इसको आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। और खाली अगर आप स्टेप्स पढ़ के और इसको छोड़ देंगे देन आप इसको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दो, अब मैं इसके लिए भी क्या करूंगी, क्योंकि मेरा जो कंसर्न इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 2s में है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वैलेंस शेल के लिए। तो अब देखो 2 पहले यहाँ 2s1 था लिथियम के केस में, मैंने अब 2s2 कर दिया। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी 1s2 मैग्नीशियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम का अगेन क्या हो जाएगा 4s2 और स्ट्रोंशियम का 5s2, बेरियम का 6s2 और रेडियम का क्या हो जाएगा 7s2। और उसको मैं रीशफल कर लूंगी कि एक शेल के सारे
जो सब शेल्स है वो एक साथ ले आऊंगी, उसमें मैं ग्रुप बना लूंगी NS NP का एक जगह, ND और NF का एक जगह। अब देखो पहले एक ही इलेक्ट्रॉन होता था जिसकी हम बात करते थे, तो उसी शेल में या उसी ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो आप आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन मान के चलते थे? 0, और 0 को आप मल्टीप्लाई नहीं करते थे। आप सिर्फ कौन सी कैलकुलेशन करते थे? पेनल्टीमेट और इनर शेल्स की। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इन दोनों में से किसी एक को, ये मैंने बेरिलियम का डायग्राम बनाया, तो ये 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं इसमें से दोनों ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, मैं किसी एक की बात कर रही हूं, तो इसको इस इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्शन मिलेगा। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम रिपल्शन के लिए? 0.35 से। तो देखो मैंने इसी टर्म में जो मैंने पहले काउंट की थी, क्योंकि इनर वाले तो 2 इंटू 0.85 था, लेकिन सेम शेल में कितना आ गया? एक इलेक्ट्रॉन, एक को मैंने 0.35 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2.05। पहले कितना आता था ये? 1.7, लेकिन अब कितना आएगा ये? 2.05। नेक्स्ट अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इनकी कैलकुलेशन तो ऐसी इट इज रहेगी, लेकिन 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मैंने इसके लिए क्या किया? 0.35 और ऐड कर दिया। सेम वे में मैंने कैल्शियम में इस फिगर के अंदर 0.35 ऐड कर दिया। सोनशम में भी, बेरियम में भी और रेडियम में भी मैंने सब में क्या किया? 0.35 को ऐड कर दिया। तो जो आंसर हमारा पहले लिथियम वाले ग्रुप के लिए आता था 1.7, अब हो गया 2.05। सोडियम के लिए था 8.8, अब हो गया 9.15, क्योंकि इसमें 0.35 ऐड हो गया। और 16 की जगह क्या हो गया? 17.15। 34.8 की जगह क्या हो गया? 35.15। और 52.8 की जगह हो गया 53.15। और इसका 84.80 की जगह फ्रांसियम के केस में ये हो गया 86.15। स्टूडेंट्स, मैं अगर चाहती तो इनको मिटा के भी आपको लिख के दे सकती थी करेक्ट वैल्यू, लेकिन मैंने जान के इसको रब नहीं किया, सो दैट कि आप इसका डिफरेंस देख सको कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या चेंज आया। तो आपने देखा शील्डिंग इफेक्ट अब बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इंक्रीज हो गया, लेकिन कौन से शेल में हुआ है? वो सेम शेल, आउटर शेल में, इसलिए कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.35 से इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपके पास शील्डिंग इफेक्ट आ गया। अगर वो आपसे शील्डिंग इफेक्ट पूछते हैं, नो डाउट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए हम Z में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट को। तो यहां मैंने 4 में से करना है, क्योंकि अब इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 4। तो 4 माइनस 2.05, 12 माइनस 9.15, 20 माइनस दिस। इस तरीके की आप कैलकुलेशन आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके और खुद देख सकते हैं, उसको बाद में भी देख सकते हैं। ये मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे आपको अवेलेबल रहेगा वीडियो। तो आपने देखा यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई। बेरिलियम के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज आया कितना आया? 1.95, जबकि जो रेस्ट ऑफ द है उनको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 2.85। जबकि लिथियम वाले ग्रुप में लिथियम का कितना था? 1.7, और बाकी के सारे एलिमेंट्स का नीचे कितना आता था? 2.2। तो आपने देखा लिथियम से बेरिलियम पे आए तो चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। सोडियम से मैग्नीशियम पे हो गया 2.2 की जगह कितना हो गया? 2.85। फिर ऐसे सब में आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है। तो एक ग्रुप में तो वो कांस्टेंट है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम आपने एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, किस टाइप की कैलकुलेशन करा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की करा रहा है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की करा रहा है, या ग्रुप में वो चेंज देख रहा है या वो पीरियड में चेंज देख रहा है। तो ये अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल लिए वो किसके लिए? ग्रुप के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल पीरियड्स में भी करके बता। नाउ वी विल सी कि एक पीरियड में कैसे शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज होता है। तो देखिए मैंने सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसमें एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से इंक्रीज होते हैं। अब अगर हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो हम क्या देख रहे हैं कि वैलेंस शेल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे शेल्स का नंबर 2 ही है, 1 और 2, और उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं? 1s2 2s1
1:2s2, 1:2, 2s2, 2p1, इसी तरह से 2p2, देन 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6 लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे तो 1 का अलग ग्रुप बनेगा, 2 का अलग बनेगा। तो ये 1s2 अलग है, 2s1 का ग्रुप अलग, 1s2, 2s2, 1s2, फिर 2s2, 2p1। इस तरीके से हम इसकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको रोक के 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि जो कंसर्न इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किस में है, या तो 2s में आता है या 2p में आता है। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंसर्न इलेक्ट्रॉन है वो s में है या p में है। तो अब वो फॉर्मूला लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कंसर्न इलेक्ट्रॉन 1 है और इसके अलावा सेम शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए 0 × 0.35। फिर यहाँ पे कंसर्न के अलावा 1 है तो 1 × 0.35, फिर 2 × 0.35। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। जबकि इनर शेल में देखो सब में ही 1s2, 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 1s2 सब में नंबर 2 है, और उसको हम इनर शेल को यानी कि पेनल्टीमेट शेल को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.85 से। तो यहाँ देखो मैंने 2 × 0.85 सब में ही लिख दिया है। अब अगर मैं इसकी शील्डिंग इफेक्ट की काउंटिंग करूं तो इट कम्स 1.7 फॉर लिथियम, 2.05 फॉर बेरिलियम, 2.40, 2.75, 3.10, 3.45, 3.80 एंड 4.15। तो आप क्या देखते हो, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। लेकिन कई बार एग्जाम में आपसे शील्डिंग इफेक्ट की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछते हैं, तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, जेड में से माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो इसका जेड की वैल्यू क्या है, न्यूक्लियर चार्ज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब मैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस करती हूँ तो वैल्यू कम्स 1.3, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55, 5.2 एंड 5.85। आप क्या देख रहे हो, वैल्यूज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी। तो अब इट मीन्स सेकेंड पीरियड में जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो नेट क्या होगा, नेट डिपेंड करेगा कि डोमिनेट कौन कर रहा है। तो हम देखते हैं जेड डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग इफेक्ट, जेड ग्रेटर देन है शील्डिंग इफेक्ट से। देखो जेड आप पूरा 1 से इंक्रीज करते हो, 3, 4, 5, 6, जबकि शील्डिंग इफेक्ट कितने से इंक्रीज हो रहा है, ओनली 0.35 से। यहाँ 1.7 था, यहाँ 2.05। इट मीन शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा है। यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, जेड। तो इसीलिए जेड स्टार, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जेड स्टार की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको ग्रुप में वेरिएशन बताया था, उसमें क्या था, टॉप टू डाउन आने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, जेड इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है वहां पे भी, लेकिन दोनों इक्वली इंक्रीज करते थे। वो अगर 18 से इंक्रीज हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी 18 से इंक्रीज होता था। इसीलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट आता था। अब इससे हमें प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर ग्रुप में शेल्स इंक्रीज होते हैं और उन शेल्स पे जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या था, सेम था। तो शेल इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होता है, जबकि इसमें आप क्या देख रहे हो, सब में शेल्स जो है वो 2 ही हैं, लेकिन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज होने से वो शेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंदर की तरफ और इसीलिए साइज जो है डिक्रीज होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी हम इसी से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी विल सी, एंड अगर डी में या एफ में इलेक्ट्रॉन है तो हम उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट की काउंटिंग कैसे। नाउ वी विल डू कैलकुलेशन फॉर एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एनडी या एनएफ में इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दो, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, मैग्नीज, जिंक। मैग्नीज और जिंक में आपको 2 क्वेश्चन दोनों में सॉल्व करने हैं कि 4s वाले इलेक्ट्रॉन को कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है दोनों ही केस में, और डी में जो इलेक्ट्रॉन है 3d में इसको कितना अट्रैक्शन या कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है। तो देखो डी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान दो, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दोनों का। इसका आएगा 3d5 4s2, 3d10 4s2। फिर आप इसकी ग्रुपिंग बनाएंगे तो 1s2,
फिर ये ग्रुप 2s2 2p6, 3s2 3p6 और ये 3d10 का अलग, 4s का अलग बनेगा। सेम वे में इसका ये ग्रुप और ये 3d10 का अलग ग्रुप बनेगा। जब हम 4s की बात करेंगे तो हमें सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट काउंट करना होता है। तो पहले मैं 4s के लिए काउंट कर रही हूँ। क्या होगा, 4s में कंसर्न इलेक्ट्रॉन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन और है दोनों ही केस में, तो मैं 1 into 0.35 1 into 0.35 करूंगी। फिर इसमें जो पेनल्टीमेट है, पेनल्टीमेट कितना है, मैग्नीज के केस में 5 और जिंक के केस में 10, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 0.85 को। और अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो दोनों में 18 सेम है, तो मैं 18 into 1 और इसको मैं काउंट करती हूँ, इट कम्स 22.60 26.85 और ये शील्डिंग इफेक्ट आ गया। अब शील्डिंग इफेक्ट के बाद मैं काउंट करती हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज 25 और 30। मैंने इसमें इन वैल्यूज को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट 2.40 एंड 3.15। इसका मतलब मैग्नीज में जो 4s का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ओनली 2.40 और जिंक में कितना है 3.15। इसका मतलब जो इनके बीच के एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होगा, इनके बीच की वैल्यू आएगी। और इससे पहले वालों के लिए तो हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का होल्ड 4s के इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नीज और जिंक में जिंक पे ज्यादा है। अब मैं बात करूंगी 3D और 3d10, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कितना तो न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और कितना शील्डिंग इफेक्ट है। तो देखो जब मैं 3D की काउंटिंग करूंगी तो आई विल नॉट काउंट दीज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इससे आउटसाइड है, इनका शील्डिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। अब यहाँ कंसर्न के अलावा कितने हैं 4 और इसमें कंसर्न के अलावा कितने हैं 9। तो मैंने यहाँ इस फॉर्मूले में, अब यही मेरा आउटर हो गया, तो मैं 4 into 0.35 करती हूँ और यहाँ पे मैं 9 into 0.35 करती हूँ, क्योंकि इसमें 9 है इसमें 4 है। अच्छा, अब इसके जो इनर है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला है, बस आउटर और इनर को मल्टीप्लाई करना है 1.0 से, तो दोनों में 18 है, तो मैंने 18 into 1 कर दिया, तो आई गॉट 19.40 एंड 21.15। तो क्या होगा, इसको अगर मैं, ये तो शील्डिंग इफेक्ट आ गया, और अगर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काउंट करना है तो आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर न्यूक्लियर चार्ज 25 माइनस 19.40, 30 माइनस 21.15, आई विल गेट 5.60 एंड 8.85। तो यहाँ पे भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नीज का डी इलेक्ट्रॉन्स हैं पांचों, इनको कितना फोर्स मिल रहा है 5.60, जबकि जिनको कितना मिल रहा है 8.80। तो वी कैन कंक्लूड कि डी ब्लॉक में भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड भी इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है, जेड, और जेड डोमिनेट करता है, इसीलिए तो जेड स्टार की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, चाहे हम डी के लिए कैलकुलेट करें चाहे हम 4s के लिए कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्लेटर्स रूल, और इससे हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं। आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स, जैसे आप 4f के लिए कोई एग्जांपल बना के खुद कर सकते हो, या जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देती हूँ कि गैडोलिनियम में आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और 4f के लिए आप कैलकुलेशन करके बताओ। इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख के दूंगी, तो आप खुद करना और उसको चेक करना। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।